वेलकम टू द सीक्रेट यूट्यूब चैनल। सीक्रेट के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाई लर्न अकाउंटिंग एंड व्हाट इज अकाउंटेंसी। तो हम समझते होंगे कि आप लोग, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया था और बहुत शॉर्ट शॉर्ट डिफिनेशन में आप लोग को हम समझा दिए, तो हमें लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि जिसको भी नहीं आया, समझ में आया होगा, वो हमें कमेंट करके बताएंगे या हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको हम बता देंगे। वीडियो में नए नए देख रहे हैं इस वीडियो को, उनसे निवेदन है कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि ऐसे नए नए वीडियो आपके पास आ जाएगा जैसे ही हम डालेंगे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसमें रहता है कि जैसे टैली में अकाउंटिंग में कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स आपको आएंगे जिसका डिफिनेशन आपको समझ में नहीं आता है, जिसका मतलब समझना बहुत जरूरी आपको है। तो जैसे पहला है बेसिक बिजनेस ट्रांजैक्शन। एक बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, तो आसान भाषा में आपको समझा देते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब होता है एक तरह से लेन देन, व्यापारिक लेन देन। मतलब जो बिजनेस में एक दूसरे से लेता देता है वो कहलाता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब कैसे लेता देता हो, जैसे अब यह नहीं हुआ कि हम सामान दिए और सामान ही हमको रिटर्न आ गया, तो इसको बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, यदि हम सामान दिए उसके बदले में हमको पैसा आया। देखिए यहाँ पे मनी का मूवमेंट, जैसे कि आप लोग को समझाने के लिए डिफिनेशन लिख दिया, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। लास्ट में देखिए टर्म्स ऑफ मनी, इसमें रहता है कि यदि हम सामान आपको दिए तो आप हमको पैसा देंगे, या आप हमें सामान दिए हम आपको पैसा देंगे। यदि मनी का वैल्यू होना चाहिए, मनी का टर्म होता है, तब उसको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। एक और आसान से तरीके से समझ लीजिए बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन दो व्यक्तियों के बीच होने वाले लेन देन जिसमें मनी का मूवमेंट हो, मनी फॉर्म में हो, उसको ना बोलते हैं, और उसको रिकॉर्ड करके रखा जाता हो। कहने का मतलब उसको रिकॉर्ड किया जाता हो। ऐसा नहीं कि वो आपका जिसे लिए हम किससे सामान और उसको पैसा दे उसके बाद लिखे हुए नहीं, तो ये नहीं, इसको नहीं बोल सकते। वह उसको लिखना जरूरी है, रिकॉर्ड रखना। ये होता है हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन। आगे देखते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। ये हमारा जो ट्रांजेक्शन है, हमारा लेन देन है, वो दो तरीके के होता है। कैसे कैसे, तो एक रहता है कैश ट्रांजेक्शन और दूसरा रहता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। देखिए ये सब चीज आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा और हम बहुत आसानी से आप लोग को समझाएंगे अपने लैंग्वेज में, जिस तरह से आप समझना चाहते हैं। कैश ट्रांजेक्शन का मतलब एक तरह से समझ सकते हैं उसको नगद खरीदारी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, when the amount is transacted immediately on entering into a transaction, it is a cash transaction। कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है, when the amount is transacted immediately on entering into a transaction, it is a cash transaction। कहने का मतलब कि जब हम लोग कोई लेन देन करते हैं तो तुरंत, देखिए हमें लिखा है इमीडिएटली on entering to a transaction। मतलब कि जब हम लोग अमाउंट को तुरंत दे देते हैं, वहां पे पेमेंट कर देते हैं, या तुरंत वहाँ अमाउंट का जिक्र हो, या हम यदि हमसे कोई सामान खरीदने आ रहा है या हमसे कुछ खरीदने आ रहा है, हमको सामान के बदले तुरंत पैसा दे देता हूँ, नगद जिसको बोलते हैं, तो हो जाता है हमारा कैश ट्रांजेक्शन। आसान से लाइन में समझे, तो यदि हम जब कोई लेन देन करते हैं और उसमें तुरंत पैसा दे देते हैं तो कहलाता है कैश ट्रांजेक्शन। बस इतना काफी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है, तो व्हेन द अमाउंट इज नॉट ट्रांजैक्टेड इमीडिएटली एंड प्रॉमिस टू पे लेटर, इट इज ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि जब हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, जब हम लोग लेन देन करते हैं, उस समय पैसा नहीं दिया जाता हो, अमाउंट नहीं दिया जाता हो, और भविष्य में, फ्यूचर में, मतलब बाद में देने का प्रॉमिस किया जाता, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं उधार। हम लोग कहीं दुकान पे गए खरीदने, सामान खरीदे, बोले कि पैसा कुछ एक दिन, 2 दिन, 4 दिन में दे देंगे, तो ये वाला हमारा हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन। समझ गए। कैश ट्रांजैक्शन क्या हुआ, जब हम लोग नगद खरीदारी करते हैं तो हो गया कैश ट्रांजैक्शन। जब हम लोग उधार करते हैं, बाद में पैसा देने का वादा करते हैं, तो हो गया हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। समझ गए। चलिए आते हैं अब अकाउंट।
चलिए अकाउंट, अकाउंट क्या है? तो अकाउंट इज ए समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू ए पार्टिकुलर हेड एट वन पैलेस। देखिए अकाउंट क्या होता है? अकाउंट जो है कि जो भी हम लोग लेन देन करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, उसको रिकॉर्ड करने का काम करता है। अब यह रिकॉर्ड कैसे करता है? तो रिलेटिंग टू ए पार्टिकुलर हेड एट वन, कहने का मतलब हुआ कि अब जिस तरह का वह, जैसे अब यदि हम सेल करते हैं, सेल परचेज सारा चीज एंट्री हो रहा है, तो सेल वाले को सेल में रखेगा, परचेज का परचेज, आपका यदि रेंट पेमेंट करें तो रेंट का। तो यदि वो सब क्या हो गया? अकाउंट हो गया हमारा, सेल अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट हो गया, रेंट अकाउंट हो गया, सैलरी हो गया। तो मतलब जिस चीज से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, एक ट्रांजैक्शन एक चीज से रिलेटेड है, सेल्स से रिलेटेड है तो सेल वाले रिलेटेड को एक जगह, परचेज से रिलेटेड परचेज को एक जगह रखते हैं, तो वही कहलाता है हमारा अकाउंट। समझ गए? सिंपल से अकाउंट इज समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू ए पार्टिकुलर हेड एट वन पैलेस। मतलब क्या है? मतलब ये आपका एक हेड का ट्रांजैक्शन को एक जगह रखने के लिए जिसका उपयोग होता है वो कहलाता है अकाउंट। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? तो कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर इन द बिजनेस। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट्स हैविंग मनी वैल्यू। इट इज द liabilities ऑफ द बिजनेस टुवर्ड द प्रोप्राइटर और पार्टनर। देखिए कैपिटल सिंपल से हम इसको बोलते हैं लोग पूंजी। अगर हम लोग हिंदी में या अपने भाषा में समझे तो इसको हम लोग बोलते हैं पूंजी। वो क्या होता है? पूंजी क्या होता है? तो पार्टनर या प्रोप्राइटर के द्वारा, यदि दो व्यक्ति मिलकर के बिजनेस चला रहे हैं तो उसको पार्टनर बोलते हैं, और यदि सिंगल चला रहे हैं तो प्रोप्राइटर बोलते हैं। तो पार्टनर या प्रोप्राइटर जो भी अमाउंट जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है किसमें? बिजनेस में, वो कहलाता है पूंजी। अब उसका भी क्राइटेरिया होता है कि इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी। जैसे बिजनेस स्टार्ट किया, दो पार्टनर है, एक पार्टनर 1 लाख रुपया दे दिया तो वे पूंजी हो गया, और कोई एसेट्स दे दिया, बट एसेट्स ऐसा होना चाहिए हैविंग मनी वैल्यू, जो मतलब कि उसका पैसा कहते हो। जैसे यदि किसी चीज का बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो उसमें फर्नीचर का काम कराना है, तो कोई 1 लाख रुपया पार्टनर दे दिया, एक फर्नीचर बनवा दिया, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? पूंजी। मतलब कहने का मतलब बिजनेस में जो भी कैपिटल या प्रोप्राइटर जो आपका अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं या फर्नीचर उसमें डालते हैं, लगाते हैं, वो कहलाता है कैपिटल। ठीक है, समझ गए हैं? आगे है ड्रॉविंग्स। ड्रॉविंग्स क्या होता है? इट इज द अमाउंट विथड्रॉ और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। Goods so taken by the proprietor are valued at purchase cost. Drawings reduce the investment और capital of the owners। देखिए ड्रॉविंग्स क्या होता है कि वो अमाउंट, वैसा अमाउंट जो बिजनेस से विथड्रॉ किया, बिजनेस से निकाला जाता हो, या गुड्स, कहने का मतलब कोई अमाउंट या सामान जब बिजनेस से निकाला जाता है, कौन निकालता है? प्रोप्राइटर। किस लिए? पर्सनल यूज के लिए। तो वैसा अमाउंट या वैसा सामान जब कैपिटल या प्रोप्राइटर, सॉरी कैपिटल नहीं, प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता हो सामान या पैसा निकालता हो, तो वो कहलाता है ड्रॉविंग्स। हाँ, अब जब सामान निकालता होगा तो उसका भी क्या रहता है? गुड्स सो टेकन बाय द प्रोप्राइटर वैल्यू। अब ऐसा नहीं हो कि जैसे सबके लिए, अगर बिस्किट का हमारा बिजनेस है, बिस्किट 10 रुपए बेच रहे हैं, तो हमारा कैपिटल भी निकाला तो उसको 10 रुपए देंगे। नहीं, कैपिटल निकालता है तो उसका वो, जितना में परचेज, 9 रुपए हमारा परचेज कॉस्ट था, तो 9 ही रुपए उसका लगेगा। और ये अमाउंट जो ड्रॉविंग्स वाला है ना, वो रिड्यूस होते जाता है किस में? जो इन्वेस्ट करता है, जिसको हम लोग कैपिटल, कैपिटल में से जितने भी ड्रॉविंग्स होगा वो रिड्यूस होगा, मतलब घटते रहेगा। समझ गए? ड्रॉविंग्स एक लाइन में समझ लीजिए, वैसा अमाउंट, वो अमाउंट या सामान जब कोई, जब बिजनेस से प्रोप्राइटर जो पर्सनल यूज के लिए निकालता हो, उसको बोलते हैं हम लोग ड्रॉविंग। ठीक है, आगे लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होता है? तो liabilities mean the amount on pay by the business to outsiders and to the proprietor। कहने का मतलब बिजनेस के पास वो सभी अमाउंट जो पेबल करना, हमको देना है, किसको? बिजनेस को देना है, किसको? आउटसाइडर्स को,
एंड टू द प्रोप्राइटर। और बिजनेस वो चीज को भी लायबिलिटीज मानता है जो प्रोप्राइटर बिजनेस के समय अमाउंट लगाया था, इसको हम लोग पूंजी बोलते हैं। तो बिजनेस में जितना पूंजी है वो उसके लिए लायबिलिटीज है। तो लायबिलिटीज क्या होता है, एक लाइन में समझे तो, बिजनेस को जितने भी पेबल करना है आउटसाइडर्स को, बाहरी लोगों को, और प्रोप्राइटर को जो इन्वेस्ट अमाउंट किया, वो कहलाता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में क्या होता है, दायित्व, एक तरह से कर्ज समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है, कैरेंट लायबिलिटीज। कैरेंट लायबिलिटीज में क्या होता है, तो दीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच आर पेबल विद इन ए ईयर। जैसे कहा जाता है कि वैसा लायबिलिटीज मतलब वैसा कर्ज जो मतलब कि हमको पेबल करना है, देना है एक साल के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं करंट लायबिलिटीज, या इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। जो मतलब एक साल के अंदर देना हो, ये नहीं कि एक साल के मतलब 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, एक महीना, 2 महीना, मतलब एक साल के अंदर जो अमाउंट को हमको देना रहता है, उसको हम बोलते हैं करंट लायबिलिटीज या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। जैसे एग्जांपल उसका ले लेते हैं हम लोग, बिल पेबल्स। क्या हो, क्रेडिटर्स, जैसे हम किसी सामान परचेज किए, जैसे बिजनेस हमारा है तो यदि सामान तो परचेज करेंगे, परचेज किए तो उसको हम लोग अभी पैसा नहीं दिया, उसको बोलेंगे कुछ दिन, बस एक दिन, 2 4 दिन, 10 दिन, एक महीना बाद दे देंगे पैसे, तो हमारा हुआ करंट लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लोन, एक ऐसा लोन लेके जो हमको 2 मंथ में, 3 मंथ में पेमेंट कर देना है, तो हमारा हो गया करंट लायबिलिटीज। ठीक है, आगे देखते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, इसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज which are payable after a longer period, more than a year। मतलब वो ऐसा लायबिलिटीज, उन सभी लायबिलिटीज जो हमको पेमेंट करना है आफ्टर ए लॉन्गर पीरियड, मतलब कि बहुत दिन के बाद, एक है समझे तो एक साल के बाद, मतलब एक साल के बाद जिस चीज को हमको पेमेंट करना है, देना है, उस लायबिलिटीज को हम बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। जैसे क्या होगा कि हमारा हो गया लॉन्ग टर्म लोन, जैसे हम 20 लाख के लोन ले लिए, तो हमको 5 साल में भरना है, तो ये हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज है या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो गया। हमको इक्विटी शेयर है कुछ, मतलब को शेयर जैसे हमारा, तो वो भी हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो गया। तो हमारा लिमिटेज कितना होता है, दो का होता है करंट लिमिटेज, जिससे मतलब कि वो सभी जिसको हमको एक साल के अंदर पेमेंट करना रहता है, देना रहता है, उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटीज। जिन लोगों को या जो हमको कर्ज जो है या सब दायित्व जो भी है लायबिलिटीज, हमको एक साल के बाद देना होता है, लॉन्ग लंबा टाइम हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब है आगे हमारा एसेट्स। एसेट्स क्या है, तो assets are property or legal rights owned by an individual or business to which money value can be attached. In other words, anything which value enable the firm to get cash or a benefit in the future is an assets। एक बार देखिए एसेट्स क्या होता है, तो एसेट्स बिजनेस का वो सभी चीज, वो सभी वस्तु जो या तो अभी बेनिफिट देता हो या भविष्य में हमको बेनिफिट दे, जिससे या जिसको हमको बेचकर जिससे हमको मनी प्राप्त हो, जिसका मनी से संबंधित हो, वो सारे चीज कहलाएगा एसेट्स। तो जैसे यदि कोई बिजनेस है, उसका बिल्डिंग है या प्रॉपर्टीज है, जैसे एग्जांपल में हम दिखाएं आप लोग को, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेब्टर्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, ये सब हमारा क्या है, ये सब चीज में कभी हमको नुकसान देगा या, जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग हमको यदि भविष्य में हमको बेचेंगे तो हमको बेनिफिट देगा, पैसा देगा। मशीनरी है, अभी भी हमको बेनिफिट दे रहा है, जैसे यदि मशीनरी लगा हो तो बेनिफिट देगा ही। और फर्नीचर है, अभी भी हमको बेनिफिट दे रहा है, और ये बाद में बेचेंगे तो पैसा आ जाएगा। तो ये सारे चीज सभी को हम क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स। मतलब एसेट्स जो हमारे हैं वो दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या, एक करेंट एसेट्स, एक नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स को हम लोग फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। तो करंट एसेट्स क्या होता है,
तो करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर रिटेन्ड इन द बिजनेस with the purpose to convert them into cash within a short period, say 1 year। मतलब कहता है कि करेंट एसेट उन सभी एसेट्स जो आपका रिटेन्ड हो बिजनेस से विद द पर्पस, उसका पर्पस है कन्वर्ट इनटू कैश, मतलब उसको कैश में कन्वर्ट करने का पर्पस हो, मतलब कि कोई भी चीज हो जो वैसा संपत्ति हमारी जिसको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर, जैसे हम यदि हमारे पास दुकान में, तो यदि दुकान हमारा है तो बिस्किट है, तो उसको हम लोग बेच करके कैश में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा तो संपत्ति है, बिजनेस जितने भी स्टॉक्स हमारे हैं संपत्ति, उसको यदि कैश में कन्वर्ट करेंगे, वो शॉर्ट डे मतलब कुछ दिन के लिए, जैसे 1 साल के अंदर, तो हम लोग यदि कोई सामान ला के रखे तो उसको यही चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके बेच दे, तो शॉर्ट डे के लिए रहता है, जैसे मिनिमम 1 ईयर, तो सब हमारा कहलाता है करेंट एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल और परचेज विद द पर्पस टू रीसेल एंड अर्न प्रॉफिट, मतलब कि वो सभी, मतलब वो सामान जिसको हम लोग परचेज करके रखे हुए रहते हैं, जिसका पर्पस रहता है हमको रीसेल करने के लिए, बेचने के लिए रहता है, जिससे हम बेनिफिट कर सके, प्रॉफिट अर्न कर सके, वो कहलाता है करेंट। समझ गए करेंट एसेट क्या होता है? एक लाइन और, एक बार और समझ लें। करेंट एसेट्स होता है उन सभी एसेट्स जिसको हम लोग कुछ तुरंत मतलब बेचने के लिए रखते हैं, कुछ लाए हैं सामान खरीद कर उसको बेचने के लिए, रिसेल करने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं, वो कहलाता है हमारा करेंट एसेट्स। आगे क्या होता है नॉन करेंट एसेट्स, जिसको फिक्स एसेट्स के बोलते हैं। फिक्स एसेट्स क्या होता है? तो फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर एक्वायर्ड नॉट विद द पर्पस टू रीसेल बट द फैसिलिटीज facilitate business operation and increase the earning capacity of the business by employing them। हाँ देखिए ये क्या होता है फिक्स एसेट, क्या होता है फिक्स एसेट? उन सभी एसेट्स जिसका रहता है, जिसका पर्पस हमको है रिसेल करने का नहीं, मतलब जिसको बेचने का हमका पर्पस नहीं है, लेकिन फैसिलिटी प्रोवाइड करना है किसमें? बिजनेस ऑपरेशंस में। तो बिजनेस ऑपरेशंस में क्यों करेंगे? तो इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी, मतलब कि अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। सीधा समझिए कि वो सभी संपत्ति जिससे हम अपने कस्टमर्स को वो व्यवस्था देते हैं, फैसिलिटी देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारा सामान रिसेल हो। जैसे यदि हमारा दुकान है किराना का, तो उसका काउंटर अच्छा बनाते, डिजाइन बनाते, कुर्सी वगैरह रखते हैं, कभी कोई आके थोड़ा सा बैठे, क्या रहता है जिससे हमको पर्पस रहता है, मतलब कि इससे हमको यदि आके बैठा 10 मिनट कुछ सामान खरीदा तो हमारा बेनिफिट हुआ। तो कहने का मतलब कि उन सभी संपत्ति जिसको हम रिसेल के लिए तो नहीं रखते हैं, लेकिन अपने सामान को बेचने के लिए, उसको सुविधा प्रोवाइड करने के लिए हम लोग जिसको रखते रखते हैं, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो भी संपत्ति हम रखते हैं, वो कहलाता है फिक्स एसेट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है फिक्स एसेट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है? एक टेंजिबल एसेट्स और एक होता है इंटेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? तो टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, दे कैन बी सीन एंड टच्ड। एक सिंपल सा लाइनिंग समझिए। टेंजिबल एसेट्स क्या होता है? वो वैसा एसेट्स जिसको हम टच कर सकते हैं, फिजिकली टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो अब तो हो गया कि जैसे तो लग रहा है कि सारे संपत्ति तो है जिसको हम देख सकते हैं, जैसे जो भी स्टॉक है वो हम देख सकते हैं, जो भी हमारा फर्नीचर सामान है वो देख सकते हैं। तो ये सारे जो आता है किस में आएगा? टेंजिबल एसेट्स में। जैसे हो गया लैंड एंड बिल्डिंग, हो गया मशीनरी, कंप्यूटर, ये सब तो देख, सभी को तो देख ही सकते हैं हम। तो ये सब हमारा आ गया टेंजिबल एसेट्स में। एक लाइन और समझ लीजिए। वो सभी एसेट्स जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं फिजिकली तौर पर, वो कहलाता है टेंजिबल एसेट्स। एग्जाम्पल समझ गए? बिल्डिंग हो गया, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, गुड्स जो भी है, स्टॉक वगैरह जो भी सभी चीज है वो आ गया टेंजिबल एसेट्स। तो कहेंगे इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है? तो इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच डू नॉट हैव फिजिकली एग्जिस्टेड, दैट कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड। मतलब कि अब जस्ट इसको अपोजिट हो जाता है, जिससे हम लोग अपोजिट वर्ड पढ़े हैं। टेंजिबल का हो गया एक तरह से इंटेंजिबल, तो डेफिनेशन में तो और वर्क का भी सेम होता है। तो ये इंटेंजिबल में वो वैसे संपत्ति जिसको हम लोग ना टच कर सकते हैं और ना देख सकते हैं। तो अब सोचिए अब क्या होगा इस। तो देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल आप लोग को समझने देखिए, गुडविल। गुडविल का मतलब समझते हैं? गुडविल का मतलब होता है एक तरह से हम लोग समझे तो
उसका रिपुटेशन, रेपुटेशन मतलब आप जानते ही होंगे। रेपुटेशन मतलब उसका उतना बना व्यवहार बना हुआ है, उसका मतलब कि वैल्यू है मार्केट में। जैसे हम लोग सिंपल से अभी आधा पिज्जा, जैसे हम लोग सबसे बढ़िया पिज्जा क्या रहता है, जैसे डोमिनोज। डोमिनोज के यदि हम लोग अगर कैसा भी, अगर खराब भी डोमिनोज बनाएगा तो उसको ज्यादा पैसा में बिकेगा, वो लोग लेंगे, क्योंकि उसका रेपुटेशन है मार्केट में। तो हमारा, यदि हमारा भी वैसा आगे रहता है रेपुटेशन, तो हमारा वो भी एक हमारा संपत्ति है। एक है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मतलब होता है कि पहचान, इसको लोगो बोलते हैं। कहते हैं डोमिनोज का लोगो एक होता है, तो वो लोगो जो है उसका, वो आपका, वो दूसरे दूसरे कोई उसका यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो रजिस्टर्ड लोगो है। तो अभी हमारा एक कॉपी राइट्स, यदि हमारा कभी हमारे सेम टू सेम कोई यदि कॉपी कर लेता है तो हम कॉपीराइट का क्लेम कर सकते हैं। तो ये सब जो संपत्ति हमारा हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। समझ गए? चलिए ठीक है। चलिए आज हम यही इतना ही तक सीखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे चलेंगे। अगर जिस किसी को भी यदि समझ में नहीं आता हो या जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम होता हो, वो हमें कमेंट करके बताएंगे, या हमें कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, उनको हम बता सकते हैं, बता देंगे। और यदि जो नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।